सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है महाजनपद काल का उदय। हिस्ट्री का ये अगला टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। बेसिक्स हिस्ट्री के हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, वो भी एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, देखिए एंशिएंट हिस्ट्री जो है उसमें थोड़ा सा आपको समझना ज़्यादा पड़ता है। मिडिवल में रटना ज़्यादा पड़ता है, फिर मॉडर्न में समझना ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, समझना तो सब में है, लेकिन कुछ पोर्शन आपको रटने वाला भी होता है जो आपको रटना पड़ता है। अभी जो बिहार दरोगा के जो भी एस्पायरेंट्स हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला है। मे बी 19 अप्रैल को होगा एग्ज़ाम। तो इसके लिए आपको ज़ोरदार तैयारी करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे और उसके हिसाब से एनालिसिस करके आपको अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। मेंस में करंट अफेयर्स का पोर्शन बहुत कम होता है, मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग हिस्ट्री पे थोड़ा पकड़ अपना मजबूत कीजिएगा और साइंस पोर्शन आप लोग अपना मजबूत कीजिएगा, क्योंकि साइंस पोर्शन का इतना ज़्यादा वेटेज है कि वो आपकी कट ऑफ डिसाइड कर सकता है। साइंस को वीक नहीं कीजिएगा। मैंने जितना साइंस पढ़ाया है उसको जाके पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, नोट्स को प्रिंट आउट करके उसको पूरा पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं महाजनपद काल का उदय, बिना लेट किए, क्योंकि ज़्यादा लेट करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसको स्टार्ट करने से पहले, ये यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले कुछ PYQ दिखा देता हूँ जिससे बहुत प्रश्न पूछा जाता है। एक PYQ का लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाया था, 1 पेज का है, ज़्यादा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा। यहाँ देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 पेज का है, सबसे लास्ट में मैंने लिखा था। ये बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे प्राचीन शहर श्रावस्ती, श्रावस्ती जो है वो कौशल राज्य की राजधानी थी, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। तो श्रावस्ती का नगर विन्यास कैसा था, ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो ये था अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार ये इसका नगर विन्यास था। चाणक्य के अन्य नाम क्या हैं? तो देखिए, चाणक्य के अन्य नाम जो है वो है कौटिल्य, विष्णुगुप्त और द्विजर्षम। द्विजर्षम भी चाणक्य के पुराने नाम में से एक है। तो चाणक्य का 3 नाम हो गया, ये आपको याद रखना है। और पुराणों में चाणक्य को द्विजर्षम कहा जाता है, और द्विजर्षम का अर्थ होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। ठीक है, अब देखिए, ये जो कौटिल्य है या चाणक्य है या विष्णुगुप्त, जो भी इसका नाम बोलिए, इसकी एक बुक थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आपको लगेगा कि ये इकोनॉमिक्स की बुक है, लेकिन नहीं, यहीं पे आपका गलती हो जाता है। पूछा जाता है अर्थशास्त्र जो किसकी पुस्तक है, तो चाणक्य मार दीजिएगा या कौटिल्य मार दीजिएगा। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, तो इकोनॉमिक्स ऑप्शन में रहेगा, नहीं मारना है। राजतंत्र की पुस्तक है, राजतंत्र की पुस्तक है। चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है बुक, उसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। मैकियावेली का एक बुक है प्रिंस, उससे इसकी तुलना कंपैरिजन की जाती है। तो याद रखिएगा, चाणक्य का बुक हो गया अर्थशास्त्र और मैकियावेली का बुक हो गया प्रिंस। दोनों का एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि लगभग सेम चीज़ इन लोगों ने वहाँ पर, राजतंत्र की पुस्तक है ये भी। आगे देखिएगा, यूनान के एक व्यक्ति थे मेगास्थनीज, जो किसके समय में आए थे। ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन से लोग किसके समय में आए, तो ये आपको याद रखना है। मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। ठीक है, और इसकी पुस्तक थी इंडिका नामक पुस्तक थी। फिर बात करते हैं फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त 2 के समय में आए थे। चंद्रगुप्त 2 जो है वो गुप्त वंश के शासक थे, और इन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। विक्रमादित्य, देखिए विक्रमादित्य एक टाइटल है जो बहुत किसी को कहा जाता है, बहुत किसी को विक्रमादित्य 1 कहते हैं, किसी को 2 बोलते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा विक्रमादित्य सट किसे बोलते हैं, सट यानी कि 6, ये किसे बोलते हैं। ठीक है, और इसके दरबार में कौन रहते थे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए आपको मैंने बताया यहाँ पे। अब समझिएगा, फाहियान जो है ये चीन से आए थे। चाइना से आने वाले 2-3 लोग के नाम आपको याद रखने हैं। एक तो हो गया फाहियान, एक ह्वेनसांग और एक है इत्सिंग। यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा इत्सिंग। ये तीनों चाइना के हैं और इसका नाम आपको याद रखना है। तो फाहियान चंद्रगुप्त 2 के समय में आए थे, और इनकी पुस्तक का नाम था फो क्वो की, और इसको इंग्लिश में लिखते हैं फो क्वो क्वी, ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और ये 399 से 412 AD इसका कालक्रम है, जब भारत आए थे उसका। तो लगभग आप इसको बोल सकते हैं
और ये एडी है, एडी यानी कि ये बीसी नहीं है, यानी कि ईस्वी है, ईस्वी पूर्व नहीं है, ईस्वी पूर्व नहीं है, ईस्वी है। आगे बात करते हैं वास्को डी गामा। ये तो अब आ गया मॉडर्न वाला, तो चूंकि सब एक साथ लिख रहे हैं तो लिख देते हैं। वास्को डी गामा कालीकट आए थे, राजा जमूरिन ने इनका स्वागत किया था। आपको कमेंट करके बताना वास्को डी गामा किस जहाज़ से आए थे, कब आए थे? 1498 में आए थे और इन्होंने भारत की खोज की थी। ये किसी और देश की खोज करने जा रहे थे और इन्होंने भारत की खोज कर दी। कोलंबस जो भारत की खोज करने के लिए निकला था लेकिन भारत की खोज नहीं किया, रास्ता भटक गया और 1492 में ये अमेरिका की खोज कर दी। तो ये भी आपका पूछता है कि अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने की। वेनसांग, वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलबरूनी, अलबरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था और इसकी पुस्तक का नाम आपको याद रखना है किताबुल हिंद या तहकीके हिंद। ठीक है, और इसी को हिंदी में अगर बोलेंगे तो भारत एक खोज। ये पुस्तक की रचना जो है अलबरूनी ने की थी और ये महमूद गजनवी के शासनकाल। इसको हम लोग पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जबकि कोलंबस या वास्को डी गामा इसको हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, तो सबका मैंने चुन के लिख दिया है जो बार बार एग्जाम में पूछता है। इब्न बतूता, इब्न बतूता की बुक का नाम है रेहला, रेहला, और ये किसके समय में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को शॉर्टकट में MBT लिखते हैं। और याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने एक विभाग की स्थापना की थी, बताइए? कोही, कोही, कोही। ये कौन सा विभाग था? कृषि विभाग था। कृषि विभाग की स्थापना इसने की थी। दीवाने कोही, दीवाने कोही, और ये कोही वर्ड आएगा तो आपको कृषि मारना है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करते हैं मार्को पोलो। मार्को पोलो इटली का रहने वाला था और 13वीं शताब्दी में इसने पांड्य देश की यात्रा पर आया था। पांड्य देश, उस समय पांड्य देश की कौन थी वहाँ की साम्राज्ञी? वो थी रुद्रमा देवी, वहाँ की राजा थी, रानी थी। पांड्य देश की यात्रा पे ये आया था मार्को पोलो और ये इटली का रहने वाला था, ये भी आपको याद रखना है। 13वीं शताब्दी में आया था। टॉलमी का बात करें तो इसने भारत का भूगोल नामक एक पुस्तक लिखी। देखिए भारत एक खोज अलग था, यहाँ पर हम बताए थे भारत एक खोज लिखा था अलबरूनी, जिसको तहकीके हिंद या किताबुल हिंद भी बोलते हैं। अब बात करते हैं इत्सिंग भी चाइना का रहने वाला था और ये 675 AD में आया था, 7वीं सदी में भारत आया था। इसका काम क्या था? ये जनरली नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। भारत में जो बौद्ध धर्म के जो अवशेष हैं या बौद्ध धर्म के बारे में जो भी जानकारियाँ प्राप्त करना था उसकी जानकारी प्राप्त करने वो आया था भारत में। जैसे कि वो पावापुरी जाएगा, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। पावापुरी नहीं, सॉरी, वैशाली जाएगा, या जो भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, स्तूप वगैरह है अशोक के, वो सब देखने वो जा सकता है। तो ये सारे काम करने आया था कौन? इत्सिंग। ठीक है, वेनसांग तो मैंने बता दिया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, लेकिन याद रखना है वेनसांग का एक बुक भी पूछता है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में तो आया ही था और ये 630 AD। आपसे पूछेगा वेनसांग और इत्सिंग में कौन पहले आया था, तो आपको आंसर मारना है वेनसांग, क्योंकि देखिए ये 630 AD में आया है और इत्सिंग जो है वो 675 AD में आया है। इत्सिंग ने पल्लव और चालुक्य वंश, उस समय वहाँ पे पल्लव और चालुक्य वंश का शासन था, उस समय आया था। तो आपसे पूछ देगा मार्को पोलो किसके समय में आया था? रुद्रमा देवी के समय में, और पांड्य देश की यात्रा करने आया था। ठीक है, इत्सिंग जो है वो पल्लव और चालुक्य के शासनकाल में आया था और 7वीं सदी में आया था, 675 AD इसका याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय में इसने पढ़ाई भी की। और वेनसांग की पुस्तक CU की, देखिए वेनसांग और फाहियान की पुस्तक में थोड़ा सा अंतर है। इसका वेनसांग का पुस्तक है CU की और फाहियान का पुस्तक का नाम है देखिए फो को क्वी। ठीक है, आपको याद रखना है। डिमैकस ये यूनान का रहने वाला था और ये बिंदुसार के समय आया था। देखिए बिंदुसार और बिंबिसार में आपको कंफ्यूज नहीं करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया डिमैकस जो यूनान का रहने वाला था वो बिंदुसार के समय में आया था। निकोला कोंटी जो कि इटली का रहने वाला था, ये देवराय वन के समय में आया था, देवराय वन। देखिए जब हम लोग विजयनगर और बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे, उस समय हम लोग पढ़ेंगे कि विजयनगर साम्राज्य को 4 पार्ट में, 4 वंश में डिवाइड किया गया था। ठीक है, 4 वंशों में डिवाइड किया गया था। ठीक है, उस चारों वंश में से आपको कौन कौन सा वंश में कौन कौन सा शासक है वो पढ़ना जरूरी है।
सालू वंश, तुलु वंश, अरविडू वंश, ये सारा वंश है। ठीक है, संगम वंश, देखिए संगम, सालू, तुलु और अरविडू वंश, ये 4 वंश में बटा हुआ था विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, और उस आपसे पूछ देगा कि कृष्णदेवराय जो थे वहाँ के सबसे समृद्ध सबसे शक्तिशाली शासक थे, वो किस वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो आपको आंसर मारना है तुलु वंश। तो इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। तो निकोला कोंटी जो है वो देवराय वन के समय में आया था। कमेंट करके बताइएगा कि देवराय वन किस वंश से संबंधित है, किस वंश से संबंधित है। तो ये विजयनगर साम्राज्य जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब्दुल रजाक की बात करें तो ये पर्शिया का रहने वाला था, पर्शिया का रहने वाला था, और इसमें देवराय 2 आते हैं। ये देवराय 2 के समय में आया था अब्दुल रजाक, पर्शिया का था, पर्शिया का था। डोमिंगो पायस की बात करें तो ये पुर्तगाल का था, और ये कृष्णदेवराय के समय में आया था। कृष्णदेवराय की बात करें तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इनकी कोई पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पुस्तक इनका बहुत पूछता है एग्जाम में, कृष्णदेवराय की बुक आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और कृष्णदेवराय ने अपनी माँ के नाम पे एक शहर का नाम रखा था, उस शहर का नाम भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कृष्णदेवराय एक शहर बनाए थे, उसका भी नाम आप लोगों को कमेंट करके बताना है। कैप्टन विलियम हॉकिंस एक अंग्रेज़ थे जो जहांगीर के समय में आए थे। जहांगीर के समय में 2 अंग्रेज आया, एक तो कैप्टन विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो। ठीक है, इसको कैप्टन की उपाधि जहांगीर ने दिया था क्योंकि विलियम हॉकिंस को बहुत अच्छा इंग्लिश के साथ साथ फ़ारसी बोलने भी आता था। उस समय मुग़ल काल में जो फ़ारसी बोलता था उसको काफ़ी इज्जत किया जाता था, इसीलिए जहांगीर ने देखा कि कैप्टन हॉकिंस जो है, विलियम हॉकिंस जो है वो इंग्लिश के साथ साथ फ़ारसी भी बोलता है, उसको इंग्लिश खां की उपाधि दी, इसको इंग्लिश खां की उपाधि दी। आगे बात करते हैं पीटर मुंडी की बात करें। पीटर मुंडी इटली का रहने वाला था, और ये भी शाहजहाँ के समय में आया था। शाहजहाँ वही है जिसने ताजमहल बनवाया। ठीक है। बर्नियर और ट्रेवर्नियर ये औरंगजेब के समय में आए थे, और ये दोनों फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, बर्नियर की बात करें तो ये एक डॉक्टर थे, और ट्रेवर्नियर एक जौहरी थे। ठीक है, कहते हैं हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है। आगे बात करते हैं निकोलो मानुकी ये इटली के रहने वाले थे, और ये दारा शिकोह और औरंगजेब के समय में भारत आए थे। तो ये प्रश्न आपका एग्ज़ाम में बहुत पूछता है, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया। चलिए अब आते हैं हम लोग आज का टॉपिक पे, जिसका नाम है महाजनपद काल का उदय। ठीक है, अब ये हमारा आज का टॉपिक है महाजनपद काल का उदय। अब इसको हम लोग धीरे धीरे करके अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। जब हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट किया था उस समय हम लोग ऋग वैदिक काल, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इसको बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। लेकिन इसका कालक्रम भी आपको याद होगा। ऋग वैदिक काल का कालक्रम है 1500 से 1000 BC। उत्तर वैदिक काल का जो कालक्रम है वो है 1000 से 600 BC। ये इसका समय अवधि है। यानी कि देखिए, जैसे ही ऋग वैदिक काल में आप जाइएगा आपको सब कुछ अच्छा दिखेगा। ठीक है, वर्ण व्यवस्था है, ठीक है, लोग स्त्रियों की इज्जत कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप उत्तर वैदिक काल में आइएगा आपको वो चीज़ वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो जाती है, जाति व्यवस्था में। यानी कि वर्ण व्यवस्था का मतलब है कि जिनको जो जैसा काम आता है वो वैसा बनेंगे। यानी कि अगर कोई पढ़ने में तेज है तो वो ब्राह्मण बनेंगे, अगर कोई लड़ने में तेज है तो वो क्षत्रिय बनेंगे। वो वर्ण व्यवस्था का यही आधार था। जबकि जाति व्यवस्था में क्या हो गया, ब्राह्मण के पुत्र ब्राह्मण, वैश्य के पुत्र वैश्य, क्षत्रिय के पुत्र क्षत्रिय और शूद्र के पुत्र शूद्र, ये जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो गई। और छुआछूत का भी उदय उत्तर वैदिक काल के बाद हुआ। समझ लीजिए, यानी कि समाज धीरे धीरे अब गड़बड़ हो रही है, समाज पतन की ओर जा रही है। उत्तर वैदिक काल का कालक्रम है 1000 से 600 BC, और जैसे ही उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है स्टार्ट होता है हमारा महाजनपद काल। यानी कि 1000 BC से 600 BC के बाद, इसके बाद 6ठी शताब्दी में महाजनपद काल का प्रारंभ होता है। महाजनपद कहा, देखिए जैसे होता है जनपद, ठीक है, जनपद बहुत सारे जनपद मिला के बनाए जाते हैं महाजनपद। पता था पहले कबीला लोग होते थे, कबीला लोग मिलके एक जगह रहते थे, वो बड़ा होके जनपद बनता था, वो बड़ा होके फिर महाजनपद बनता है। तो समझ जाइए, उत्तर वैदिक काल में कबीलाई राज्यों के स्थान पर
क्षेत्रीय राज्य स्थापित करने की जो प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, उसी का पूर्ण विकास 6वीं शताब्दी में हो चुका था। यानी कि पहले लोग अलग अलग कबीला में रहते थे, वो मिलके एक ग्रुप बनाए, बनाते बनाते उनका क्षेत्रीय राज्य बनाने की उनकी मांग होने लगी कि नहीं, हम अपना एक क्षेत्रीय राज्य बनाएंगे। राज्य बनाने की या साम्राज्यवाद समझिए, लोग अपना क्षेत्र को बढ़ाना चाहते थे, अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। ये होड़ लगने लगी लोगों में, और इसी ये 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ज़्यादा देखा जाने लगा। और इसी काल को, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के काल को हम लोग महाजनपद काल भी बोलते हैं। अब समझिएगा सूत्र साहित्य क्या होता है। पहले जो हम लोग वेदांग वगैरह पढ़ते थे, जो वैदिक साहित्य पढ़ते थे, उनको पढ़ने में लोगों को थोड़ी दिक्कत आने लगी, तो वैदिक साहित्य को शॉर्ट करके लोग पढ़ने लगे। यही तो गलती हुआ, शॉर्ट करके पढ़े प्लस उसको कुछ मैनिपुलेट भी कर दिए, कुछ चेंज भी कर दिए। ठीक है, वैदिक साहित्य को संक्षिप्त करने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई। इसका विभाजन 6 अंगों में किया गया, जिसको वेदांग कहते हैं। वेदांग मूल में आपने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये सब नहीं पढ़ा, आप उसके ट्रांसलेट किए हुए पार्ट को पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत चीज़ संशोधित, मैनिपुलेटेड मिलेगा, क्योंकि उसको समझाया जा रहा है। ठीक है, अब समझिएगा, पाणिनि का एक बुक था अष्टाध्यायी। ये अष्टाध्यायी जो है संस्कृत का फर्स्ट ग्रामर कहा जाता है इसको। पाणिनि के अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और इसमें जनरली मगध का, अस्मक का, कंबोज का, गंधार का, शूरसेन का, इस सब का उल्लेख मिलता है। लेकिन 22 महाजनपद को मेन माना नहीं गया है। मेन माना गया है 16 महाजनपद, और इसका उल्लेख हम लोग को कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में, और एक और है जैन धर्म का भगवती सूत्र में भी मिलता है। इसमें 16 महाजनपद का, और इसको प्रमाणिकता दी गई है, इसको लोगों ने मान्यता दी है कि हाँ यही सत्य है। 22 महाजनपद का तो उल्लेख भी अष्टाध्यायी में नहीं किया गया है। हाँ, उल्लेख मिलता है 22 महाजनपद का, लेकिन उसके बारे में डिटेल नहीं है। कहीं कहीं एक को 2 पार्ट में तोड़ दिया गया है। ठीक है, एक को 2 पार्ट में तोड़ दिया गया है, जबकि कहा जाता है वो महाजनपद नहीं, जनपद थे, तो इसीलिए इसको प्रमाणिकता नहीं मिली। लेकिन एज ए संस्कृत ग्रामर ये बेस्ट बुक है। अष्टाध्यायी वेदोत्तर संस्कृत साहित्य की प्रारंभिक रचना है, सबसे पहली रचना है। एक और याद रखिएगा, कुछ कुछ पूछता है कि निरुक्त नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो पास्क ने की थी, और ये क्लासिकल संस्कृत गद्य का सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। सूत्रकाल में ये जो बताया सूत्रकाल, इसमें वर्ण जो है वो जातियों में कन्वर्ट हो गया। बताएं, जातियों का आधार कर्म न होकर जन्म हो गया, यानी कि जो जाति थे वो कर्म पर नहीं आधारित थे, जन्म पर आधारित थे। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, और शूद्र का बेटा शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा जाने लगा, द्विज। लेकिन शूद्र कहाँ गए, तो शूद्र के साथ अब होने लगा अस्पृश्यता, यानी कि छुआछूत। इस काल में अस्पृश्यता का उदय ऐसा नहीं कि सभी के साथ होता था, कुछ लोग के साथ ज़्यादा होता था। जैसे एक चांडाल थे, चांडाल ये अस्पृश्य माने जाने लगे, यानी कि छुआछूत होने लगा। सभी शूद्रों के साथ छुआछूत नहीं होता था, कुछ के साथ ज़्यादा होता था, कुछ के साथ कम होता, कुछ के साथ नहीं होता था। जैसे चांडाल जो है वो अस्पृश्य माने जाने लगे, जो नगर के बाहर निवास करते थे, नगर में भी इनको एंट्री नहीं मिलती थी। गृह सूत्र जो है इसमें 16 संस्कार का उल्लेख है, और 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। यही ना, अनुलोम प्रतिलोम विवाह, गांधार विवाह, ऐसे करके बहुत सारे विवाह का जिक्र इसमें किया गया है। स्त्रियों की दशा उत्तर वैदिक काल से ही खराब हो गई, यानी कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, फिर उत्तर वैदिक काल में खराब हुई, फिर महाजनपद काल में और भी खराब होने लगी, लेकिन पूरी तरह से बिगड़ी नहीं है। 16 महाजनपद की जानकारी कहाँ मिलती है? अंगुत्तर निकाय में मिलती है। ये एक बौद्ध ग्रंथ है, लेकिन एक जैन ग्रंथ में भी 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, जिसका नाम है भगवती सूत्र। और ये जो मैंने 16 महाजनपद का बनाया है, ये बेस्ट है, आप लोग देख सकते हैं। ये इतना अच्छा से मैंने लिखा है कि ये अब इसमें बहुत सारी जानकारियाँ भी दी हैं जो आपके एग्जाम के पर्पज़ से ज़रूरी है। जैसे कुरु महाजनपद है, इसकी राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। और ये अभी है कहाँ पर? मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर। ठीक है, मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर। बताइएगा कौन ऐसे राजा थे जिसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी? बताइए, कमेंट करके बताइएगा। पांचाल की राजधानी 2 थी। एक तो नॉर्थ पांचाल जो नॉर्थ में है उसकी राजधानी थी अहिछत्र, और जो साउथ में थी उसकी राजधानी थी काम्पिल्ली। ठीक है, और ये कहाँ पर था पांचाल? बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, इस एरिया में, यूपी वाले एरिया में ये पांचाल पड़ता है। सूरसेन, इसकी बात करें तो सूरसेन की राजधानी है मथुरा,
और ये ब्रजमंडल का क्षेत्र वहाँ पर आता है। ब्रजमंडल का जितना भी क्षेत्र है वो इस सूरसेन वाले क्षेत्र में आता है। वत्स की बात करें तो वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, और इसमें कौशाम्बी और प्रयागराज दोनों आ जाएगा, यानी कि इलाहाबाद वाले एरिया। याद रखिए यहाँ पर एक राजा उदयन होते थे। राजा उदयन को उदयन से कन्फ्यूज मत कीजिएगा, उदयन मगध के राजा थे, ठीक, जिसने पाटलिपुत्रा नामक शहर की स्थापना की थी। उदयन और उदयन में अंतर था, ठीक है, अंतर है, याद रखिएगा। ये उदयन कौशाम्बी के राजा थे। अब बात करते हैं कौशल। कौशल की दो राजधानी थी, एक तो नॉर्थ एक तो साउथ। नॉर्थ की दो राजधानी थी वो थी श्रावस्ती, और यही सबसे ज़्यादा फेमस थी, एग्जाम में पूछी जाती है। साउथ की राजधानी थी साकेत। आगे बात करते हैं, ये कौशल कहाँ पर है, ये अवध का क्षेत्र है, ठीक है। अवधी भाषा यहाँ वो लोग बोलते हैं। ये ब्रजमंडल में ब्रज भाषा का प्रयोग होता है और कौशल में अवधी भाषा का प्रयोग होता है। इसको अयोध्या मंडल भी कहते हैं। देखिए, रामायण काल में इसकी राजधानी अयोध्या थी। जब ये जो क्षेत्र है कौशल क्षेत्र, ये रामायण काल में इसकी राजधानी अयोध्या थी। अब समझिएगा, यहाँ के एक राजा फेमस थे, राजा प्रसेनजीत। तो आपसे पूछेगा कि राजा उदयन कहाँ के थे, तो आपको मारना है कौशाम्बी या वत्स, ठीक है। राजा प्रसेनजीत कहाँ के थे, तो आपको मारना है कौशल नरेश प्रसेनजीत, ऐसे कहा जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर साइड में राजा का नाम भी लिख दिया है ताकि आपको याद रहे। अब समझिएगा, मल्ल की राजधानी कुशीनारा या पावा, जहाँ पर पावापुरी में किसकी मृत्यु हुई थी, कमेंट करके बताइएगा, महावीर की हुई थी ना। तो याद रखिएगा, कुशीनगर देवरिया ये क्षेत्र है, और यहाँ पर ये मल्ल क्षेत्र वही एरिया में पड़ता है। काशी की बात करें तो काशी वाराणसी और उसका समीपवर्ती एरिया जो है वो इस काशी के क्षेत्र में आता है। बताइए काशी क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर ये 23वें तीर्थकर जो थे, 23वें तीर्थकर पारसनाथ के पिताजी, और इनका जन्म वहीं हुआ था। बाद में ये गिरिडीह की पहाड़ी के क्षेत्र में आए और वहाँ पर अपने दीक्षा दी, ठीक है। अंग की बात करें तो अंग की राजधानी चंपा, ये भागलपुर और मुंगेर वाला एरिया पड़ता है। अंगराज कर्ण का क्षेत्र यही पड़ता है, कर्ण, दानवीर कर्ण, अंगराज कर्ण, ये अंग क्षेत्र जो है भागलपुर और मुंगेर के आसपास पड़ता है। मगध की बात करें तो मगध की राजधानी गिरिब्रज और राजगिरी। पूरा हम लोग मगध पढ़ेंगे बढ़िया से, ठीक है। फिर पटना, नालंदा, गया वाला जो एरिया है ये मगध का सबसे मेन एरिया है। मगध के बहुत सारे वंश हुए। इस वंश को याद रखने का ट्रिक है हसीन मासू का। सबसे पहला वंश जो मगध में आया हर्यक वंश, फिर आता है शिशुनाग वंश, फिर आता है नंद वंश, फिर आता है मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश। तो ये सारा ट्रिक है आपका किसका, मगध का। अब आते हैं वज्जी की राजधानी है वैशाली, ठीक है, वैशाली। और ये कौन कौन सा एरिया पड़ता है, वैशाली, दरभंगा, ये सब जो आसपास का नेपाल का मिथिला क्षेत्र, ये वज्जी वाले क्षेत्र में आ जाता है। याद रखिएगा, वैशाली के जो लिच्छवी हैं, याद रखिएगा, इन्होंने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था। यानी कि अगर पूछे विश्व का पहला गणतंत्र, तो या तो ऑप्शन वैशाली है तो मार दीजिए, या तो लिच्छवी मार दीजिए। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आइए चेदी की राजधानी है, चेदी जो महाजनपद है इसकी राजधानी सुक्तिमती या सोत्थिवती, कहीं कहीं ये चेंज हो जाता है। और ये बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पानी की बहुत समस्या रहती है, ये उस एरिया का पार्ट है। याद रखिएगा, महाभारत काल में जो चेदी वंश है इसका सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, शिशुपाल। और इसका कृष्ण के द्वारा इसका वध कर दिया जाता है। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाकर इस शिशुपाल की हत्या कर दी थी। ये इसी चेदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, याद रखिएगा। इसका बहुत प्रकोप बढ़ गया था, इसलिए कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाकर इसकी मृत्यु कर दी थी। मत्स्य जो है इसकी राजधानी है विराटनगर, मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। और ये जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये राजस्थान वाला जो एरिया है ये मत्स्य वाला एरिया में आ जाता है। अब कैसे याद रखिएगा कि मत्स्य वाला एरिया राजस्थान में आता है। राजस्थान में एक जनजाति रहती है मीना जनजाति, जो मछुआरा कहा जाता है, मछुआरा जनजाति है, ठीक है, मछलियों को से रिलेटेड है। इसलिए आपको याद रखना, मत्स्य जो है वो क्षेत्र ही पड़ता है, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये सब एरिया राजस्थान का पार्ट पड़ता है। अस्मक से आपको याद रखना है कि साउथ इंडिया में केवल एक ही महाजनपद है, बाकी सारा महाजनपद नॉर्थ इंडिया का था। तो ये
एकमात्र दक्षिण भारत का जो महाजनपद है वो है अस्मक, और इस अस्मक की राजधानी पोटली या पाटन, आपको जो बोलना है बोलिए। नर्मदा और गोदावरी नदी घाटी इसका क्षेत्र है, एरिया है। अवंती की दो राजधानी है, एक तो उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी राजधानी की बात करें उज्जैनी, और दक्षिणी राजधानी जो है इसकी वो है माहिष्मती। याद रखिएगा। पश्चिमी और मध्य मालवा, ये भी साउथ इंडिया में आता है, साउथ इंडिया में आ जाता है ये भी, ठीक है। गांधार की राजधानी है तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला ये नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, ठीक है। उधर कश्मीर वाला, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उधर उस आसपास का एरिया है। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट अफगानिस्तान वाला जो एरिया है वो आपका तक्षशिला में ही शिक्षक थे हमारे कौन, चाणक्य। आगे बात करें कंबोज जो महाजनपद है ये जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र और हजारा जिला पाकिस्तान वहाँ पर पड़ता है, और इसकी राजधानी राजपुर या हाटक है। अब देखिए ये जो अवंती हम लोग पढ़े, अवंती, इसमें आप लोग को याद रखना है अवंती के एक राजा बहुत फेमस है, राजा प्रद्योत। ये गौतम बुद्ध के समय थे। देखिए समय काल भी आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध के समय जो अवंती के राजा थे वो थे राजा प्रद्योत। हर समय नहीं रहेंगे, समय चेंज होगा, मरेंगे तो राजा भी चेंज होंगे, लेकिन गौतम बुद्ध के समय जो राजा थे वो थे राजा प्रद्योत। एक बार इनको पांडु रोग हो गया था, पांडु रोग, ठीक है। तो जब ये पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे तो बिंबिसार जो है उसने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था इसका उपचार करने के लिए, और ये ठीक हुए थे। तब जाकर बिंबिसार में और राजा प्रद्योत में दोस्ती हुई थी, अच्छी दोस्ती हो गई थी, गहरी दोस्ती हो गई थी। तो याद रखिएगा, इससे दो क्वेश्चन बन गया। एक तो बन गया राजा प्रद्योत कहाँ के राजा थे, तो अवंती के राजा थे, और इनको कौन सा, ये किस समय थे, गौतम बुद्ध के समय थे। पांडु रोग इनको हो गया था, तो किसने भेजा था, डॉक्टर बिंबिसार ने भेजा था। किसको भेजा था, जीवक को। तो क्वेश्चन और पूछता है जीवक किसका राजवैद्य था, जीवक था बिंबिसार का राजवैद्य, और ये प्रश्न पूछा हुआ है BPSSC बिहार दरोगा में, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। देखिए काशी और कौशल, अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे सबको, कैसे मगध का विकास हुआ, मगध का विकास कैसे हुआ, कैसे कैसे सारा क्षेत्र मगध में मिलने लगा, मगध आखिर मगध में ही क्यों मिलने लगा, कैसे मिलने लगा, वो हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके हम लोग मगध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और मगध के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग कौन सा, हसीन मासुका, है ना। मगध के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे हसीन मासुका, यानी कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कर्ण वंश, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके समझिए। अब समझिए काशी और कौशल के बारे में बात करते हैं। महाजनपद काल में काशी और कौशल के राजा कौन थे। काशी के राजा थे राजा ब्रह्मदत्त, और कौशल के राजा थे राजा दीक्षित। दोनों में हुआ संघर्ष हुआ दोनों में, ठीक है। तो राजा दीक्षित हार गए, राजा ब्रह्मदत्त जीत गए, यानी कि काशी जीत गया, कौशल हार गया। कौशल याद रखिएगा अभी हारा है, बाद में जीतेगा। तो क्या हुआ, कौशल को काशी में मिला लिया, जो जीतता है वो हारने वाले को अपने में मिला लेता है। तो काशी मिल गया कौशल में, ठीक है। लेकिन कई वर्षों के बाद एक कंस नाम का राजा हुआ कौशल में, एक कंस नाम का राजा। ये क्या बोला, नहीं हम नहीं हारेंगे। इसने क्या किया, सत्ता पलट दिया और काशी को मिला दिया कौशल में, काशी को कौशल में मिला दिया, यानी कि फिर से कौशल जीत गया, काशी हार गया। अब कौशल की बात कर रहे हैं। अब देखिए आगे चलकर कौशल बहुत शक्तिशाली राज्य बना। अब कौशल का राजा कौन बनेगा, देखिए उस समय कौशल का राजा दीक्षित था जो हारा था, लेकिन अब कौशल का राजा बनेगा प्रसेनजीत। और उस समय कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती राजधानी थी नॉर्थ की। साउथ की राजधानी जिसका बताया था साकेत है, याद रखना आपको, राजधानी याद रखना है, राजधानी एग्जाम में बहुत पूछता है। और ये जो राजा प्रसेनजीत है वो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। 2 नगर ब्राह्मणों को दान देता है, 2 नगर ब्राह्मण को दान में दे देता है, याद रखिएगा। इससे हम लोग को क्या पता चलता है, ये बहुत दानवीर राजा है। और इसने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की है, तक्षशिला से अपनी शिक्षा प्राप्त की है। और ये राजा प्रसेनजीत भी बुद्ध के समकालीन है। प्रसेनजीत जैसे बुद्ध के समकालीन राजा प्रद्योत भी था, प्रसेनजीत भी था, ये भी बुद्ध के समकालीन है। अब आते हैं, देखिए अब कौशल और मगध में लड़ाई होता है, देखिए कौशल और काशी में समझ गए। पहले तो काशी जीता, बाद में फिर कौशल जीत गया, काशी का काम चैप्टर क्लोज। अब आते हैं कौशल और मगध में, ठीक है। कौशल के राजा थे प्रसेनजीत और मगध के राजा थे अजातशत्रु। दोनों में युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ, तो प्रसेनजीत जीत गए, अजातशत्रु हार गए। तो क्या किया, प्रसेनजीत ने अजातशत्रु को बंदी बना लिया। एक निर्णायक युद्ध में अजातशत्रु बंदी बना लिया जाता है, ठीक है। लेकिन अजातशत्रु को प्यार हो जाता है किससे, प्रसेनजीत की पुत्री से। प्रसेनजीत की पुत्री का नाम था वजीरा,
वजीरा से अजातशत्रु क्या करता है, विवाह कर लेता है। अब जैसे ही राजा का वैवाहिक संबंध होगा तो कोई अपने दामाद को थोड़ी मार देगा। तो विवाह के उपरांत काशी अपने दामाद अजातशत्रु को वो दान में बोलता, जाओ ये जो हम काशी जीते थे पहले, ये काशी अब किस में मिल गया, मगध में मिल गया। यानी कि काशी जो पहले कौशल में मिला हुआ था वो काशी अब चला गया मगध में। यानी कि कौशल के पास केवल कौशल है और मगध के पास काशी प्लस मगध दोनों है। ठीक है, आप समझिएगा। प्रसेनजीत से आपको याद रखना है ये प्रसेनजीत की एक बहन थी महाकोसला। इसी महाकोसला का विवाह होता है बिंबिसार से। बिंबिसार से याद रखिएगा, महाकोसला का विवाह होता है बिंबिसार से। आगे बढ़ते हैं। वृद्धावस्था में प्रसेनजीत जो है शाक्य देश में बुद्ध की शरण में चला गया। अब वो भक्ति मार्ग से जुड़ गया, बुद्ध की शरण में चला गया। इसकी अनुपस्थिति में कौशल राज्य में क्रांति हो गई, विद्रोह हो गया। जब प्रसेनजीत नहीं था तो कोई अच्छा राजा नहीं मिला जो इस राज्य को संभाल सके। अब प्रसेनजीत सहायता मांगने के लिए अजातशत्रु के पास जा ही रहा था कि रास्ते में इसकी मृत्यु हो गई और अंततः कौशल को भी मगध राज्य में विलीन कर लिया गया। यानी कि अब देखिए, कौशल भी चला गया मगध में, ठीक है, और काशी तो ये लोग दान में दिया ही था, काशी भी चला गया इसमें। ठीक है। बिंबिसार के समय अंग राज्य को मगध में मिला लिया गया था। देखिए, अंग भी मगध में चला गया। किसके समय में, बिंबिसार के समय में। मगध जो है धीरे धीरे समय के साथ साथ सबसे शक्तिशाली होता चला गया। तब हम लोग मगध के बारे में पढ़ते हैं, एक एक करके मगध सबको मिलाते जाएगा अपने में। वज्जी की बात करते हैं, वज्जी, ठीक है। वज्जी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो विदेह, एक लिच्छवी। विदेह के राजा थे जनक बहुत पहले, जो कि मिथिला के राजा थे, और विदेह के अंतिम राजा थे कलाड़। कलाड़ याद रखिए, कलाड़ बहुत फेमस क्यों है, क्योंकि यह कलाड़ एक ब्राह्मण कन्या का अपमान करने के कारण अपने वंश सहित नष्ट हो गया। कहा जाता है कि कलाड़ ने क्या किया था, एक ब्राह्मण कन्या का अपमान किया था, तो इसको श्राप दिया गया कि जाइए तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा। सही में इसका वंश जो है पूरा नष्ट हो गया। लिच्छवी की बात करें तो लिच्छवी बहुत ही स्वाधीनता प्रिय थे। ये स्वाधीनता प्रिय थे, ये खुद में रहना जानते थे। लिच्छवी में फेमस था चेटक। चेटक बहुत फेमस है। चेटक की पुत्री जो थी चेलना या छलना, इसका विवाह बिंबिसार से हुआ। ठीक है। अब बिंबिसार के बारे में बता दिए कि बिंबिसार का विवाह प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से भी हुआ था। बिंबिसार टोटल 3 विवाह करता है और तीनों विवाह हम लोग पढ़ेंगे। 2 विवाह यहाँ देख लिए, एक तो विवाह महाकोसला जो कि प्रसेनजीत की बहन उससे करता है, और एक यहाँ पे चेटक की पुत्री चेलना या छलना से भी बिंबिसार विवाह करता है। चेटक की एक बहन थी त्रिशला। त्रिशला, इस त्रिशला, ये जो त्रिशला थी ये वर्धमान महावीर की माँ थी। वर्धमान महावीर की माँ थी। और याद रखिएगा, महावीर का जन्म होता है वैशाली में जो कि वज्जी की ही राजधानी है, और लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी ये त्रिशला थी। त्रिशला थी। आगे बात करते हैं हम लोग। सूत निपात में वैशाली को मगधपुरम कहा है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, याद रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये बार बार एग्जाम में पूछता है। सूत निपात एक चीज़ है जिसमें एक ग्रंथ है जिसमें वैशाली को मगधपुरम कहा गया है। यानी कि वैशाली का पुराना नाम मगधपुरम है। ठीक है। कहीं मगधपुरम कहने का अर्थ यही है कि ये कहीं ना कहीं मगध में मिलाया गया, तभी इसको मगधपुरम कहा जाता होगा। तो देखिए, मगध में कब मिला, कैसे मिला, बाद में पता चलेगा। बुद्ध का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य वैशाली ही था, बुद्ध काल का, बुद्ध के समय में। लिच्छवी के बुद्ध के अनुयायी थे। क्यों? क्योंकि देखिए, बुद्ध जो थे वो वैशाली के थे और उन्होंने वैशाली में बहुत सारी अपनी शिक्षा दी, दीक्षा दी, लोगों को टीचिंग समझाया, बौद्ध धर्म के बारे में बताया, ज्ञान दिया। ठीक है। इसलिए लोग क्या हुए, बुद्ध के अनुयायी होने लगे, और जब बुद्ध के अनुयायी होंगे तो वो बौद्ध धर्म के भी अनुयायी होंगे। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन भी वैशाली में हुआ। बताया था ट्रिक, RVPKK। R से हो गया राजगीर, B से हो गया वैशाली, P से पाटलिपुत्रा, K से कन्नौज। कन्नौज नहीं, कुंडलवन जम्मू कश्मीर। लास्ट वाला कन्नौज हर्षवर्धन के काल का। ठीक है। तो ये 5 बौद्ध संगीत थी, इसमें 4 को फेमस है। पहला 4 से ही क्वेश्चन पूछता है, 5वां वाला नहीं पूछता है। लिच्छवी गणराज्य जो है वो विश्व का प्रथम गणतंत्र है, ये भी आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं हम लोग वत्स में। वत्स के बारे में देख लेते हैं। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। ठीक है। और 6ठी शताब्दी BC में यहाँ पर एक राजा उदयन रहा करता था, उदयन। ठीक है। और ये उदयन जो था, इसका पड़ोसी राज्यों से संबंध अच्छा नहीं रहता था।
इस समय देखिए इसको दो लोग से युद्ध करना पड़ा। पहला तो देखिए मगध का राजा अजातशत्रु से, दूसरा अवंती का राजा प्रद्योत से। ये हम थोड़ा पास्ट में चले गए। अजातशत्रु को जब बंदी नहीं बनाया गया था ना, यहाँ पर बंदी बनाया गया है। देखिए हम बताए थे ना अजातशत्रु को बंदी बनाया गया था, उससे पहले का बात है कर रहे हैं। हिस्ट्री बताएंगे वत्स का तो थोड़ा पहले जा रहा है, ठीक है। तो मगध के राजा अजातशत्रु से भी इसको युद्ध करना पड़ा उदयन को, और अवंती के राजा प्रद्योत से भी युद्ध करना पड़ा, दोनों से। उदयन ने इससे विवाह संधि कर ली। इससे हारा उदयन तो क्या किया, इसे विवाह संधि कर लिया, इसके फैमिली में किसी से विवाह कर लिया। और अवंती के राजा प्रद्योत इससे युद्ध किया तो यह उदयन से हार गया, ये उदयन से हार गया। यानी कि यहाँ पर उदयन जीता, यहाँ पर उदयन हारा। तो जब प्रद्योत से जीता तो क्या किया, अंततः इसने अपनी कन्या प्रद्योत जो अपनी कन्या से विवाह राजा उदयन से कर दिया। और इसकी कन्या का नाम था वासदत्ता, वासदत्ता, ठीक है, वासदत्ता। अब समझिए उदयन और वासदत्ता की एक कहानी है। वो कहानी क्या है, उज्जैन से संबंधित है। उज्जैन, ये होता क्या है, उदयन को इसकी कन्या प्रद्योत की कन्या वासदत्ता से प्रेम हो जाता है। और इस प्रेम का जिक्र भास ने, ये कवि है भास, उसने अपनी पुस्तक या अपने नाटक स्वप्न वासदत्तम में किया है। स्वप्न वासदत्तम, तो ये स्वप्न सपना, वासदत्तम ये वासदत्ता इसकी कन्या, ठीक है। इसका जिक्र है, इस दोनों के प्रेम का जिक्र है इसमें। इस नाटक में वत्स नरेश उदयन और अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री वासदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है, ठीक है। तो चूंकि राजा प्रद्योत हार गया, तो चूंकि अपने ससुर को तो कुछ करेगा नहीं, बोला कि आप अपनी बेटी से मेरा विवाह कर दीजिए, ठीक है। उदयन यहाँ पर जीत गया था राजा प्रद्योत से। अब देखिए यह कथा उस समय की है जब उदयन उज्जैनी के कारागार में बंद था। पहले तो उदयन बौद्ध धर्म का विरोधी था, यानी कि पहले बौद्ध धर्म का विरोधी था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। उदयन को पहले बौद्ध धर्म नहीं मानता था, लेकिन जैसे ही वो अपनी कन्या इस वासदत्ता के संपर्क में आता है, बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है, ठीक है। अवंती के राजा प्रद्योत खूंखार प्रवृत्ति के कारण चंड प्रद्योत भी इसको कहते हैं। प्रद्योत खूंखार प्रवृत्ति का था, भले ही ये उदयन से हार गया, लेकिन ये बहुत खूंखार था, ठीक है। अवंती के दो राजधानी थी, एक तो उज्जैनी और एक महिष्मती। उज्जैनी नॉर्थ की राजधानी थी और महिष्मती साउथ की राजधानी थी। और उज्जैनी जो है, इसको अभी उज्जैन हम लोग बोलते हैं, उज्जैन, ठीक है। ये क्षिप्रा नदी के किनारे है और इसे मालवा की गंगा भी कहा जाता है। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा है और क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहते हैं। यहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है, याद रखिएगा, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में कुंभ मेला भी लगता है, ठीक है। और राजा प्रद्योत अपनी कन्या वासदत्ता का विवाह कौशाम्बी के राजा उदयन से कर देते हैं, ठीक है। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, उसके राजा उदयन से कर देते हैं। मथुरा के राजा सूरसेन जो है, उससे भी ये वैवाहिक संबंध रखते हैं। प्रद्योत सूरसेन से भी वैवाहिक संबंध रखते हैं। और याद रखिएगा प्रद्योत जो है वो बौद्ध धर्म को अपनाकर बौद्ध धर्म का अनुयायी भी बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए आपको समझ में आ रहा है, सबका थोड़ा थोड़ा रीजन सब के बारे में हल्का हल्का जानना है, जितना एग्जाम में पूछता है। उदयन के बारे में क्या रखना है कि दो राज्य से इसका युद्ध हुआ, एक तो मगध के राजा अजातशत्रु से, अवंती के राजा प्रद्योत से। अजातशत्रु से हार गया तो शादी कर लिया भाई, वैवाहिक संबंध बना लिया उसके किसी रिलेटिव से। और प्रद्योत से जीत गया तो भी वैवाहिक संबंध बना लिया भाई, हार गया तो भी शादी कर लिया, जीत गया तो भी शादी कर लिया। वाह भाई, तुम्हारा ही बढ़िया है। अब बात करते हैं आगे। बुद्ध काल में कुरु महाजनपद था। कुरु महाजनपद का एक राजा था कौरव्य, ये बहुत पूछता है। बुद्ध काल में कुरु महाजनपद का राजा कौन था? कौरव्य था। बुद्ध काल में सूरसेन महाजनपद का राजा कौन था? अवंती पुत्र, इसका नाम ही था अवंती पुत्र। अवंती मत जाइएगा, अवंती पुत्र। आपसे क्वेश्चन पूछेगा अवंती पुत्र कहाँ का राजा था, तो आपको अवंती नहीं मारना है, सूरसेन मारना है। एग्जाम में यहीं पे आपको फंसाएगा। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला, और ये गांधार महाजनपद की राजधानी भी है। और यहीं पर चाणक्य जो है अपनी शिक्षा दीक्षा लेते हैं। अब कंबोज की बात करें, कंबोज, ठीक है। कंबोज उत्तरापथ में स्थित है, उत्तरापथ, ठीक है। हम आपको बताए थे उत्तरापथ की राजधानी क्या है? तक्षशिला। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला नहीं, इसका राजधानी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हमको भूल गए हैं। देखिए दो था, एक दक्षिणापथ था और एक उत्तरापथ था। उत्तरापथ की राजधानी क्या है आप लोग कमेंट करें। देखिए उत्तरापथ एक सड़क जगह है, वहाँ पर एक सड़क होती थी। इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। इसके बारे में प्रश्न पूछा था, इसका मुगल काल में इसको क्या बोलते हैं?
तो ग्रैंड ट्रंक रोड को मुगल काल में बोलते थे सड़क ए आजम, सड़क ए आजम, ठीक है। और इसको महाजनपद काल में क्या बोलते हैं? उत्तरापथ, उत्तरापथ। हाँ ये था, ये प्रश्न था जो मैं भूल गया था, ठीक है। तो यही उत्तरापथ, उत्तरापथ में स्थित है कम्बोज, ठीक है, जिसकी राजधानी राजपुर या हाटक या द्वारका जो कहिए। ये कहाँ पर पड़ गया? द्वारका कहाँ हो गया? गुजरात के आसपास। और गुजरात से ऊपर भी चले जाइए तो उधर वाला एरिया भी है। लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी में गंगा यमुना दोआब एवं बिहार में लोहे का प्रयोग शुरू होने लगा, और इसके कारण लोहे का प्रयोग शुरू होने के कारण ये कम्बोज का युद्ध हुआ मगध से, और ये मगध राज्य में हर्यक वंश का उदय हुआ यहीं से। मगध राज्य में हर्यक वंश का उदय यहीं पर हुआ। लोहे का प्रयोग होने के कारण वहाँ पर युद्ध होने लगा, अब मगध में हर्यक वंश का उदय हुआ। अब देखिए मगध के बारे में हम आपको बहुत सारा वंश के बारे में बताए थे। हर्यक वंश, हसीन मासुका, हसीन मासुका याद रखिएगा तो आपको कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, ठीक है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि मगध का पहला शासक हर्यक वंश था, पहला वंश हर्यक वंश था, लेकिन पुराण कुछ और कहता है। पुराण कहता है कि मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश जो था वो था बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ वंश। और बृहद्रथ वंश का जो पहला राजा था वो बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, ठीक है, जरासंध था। इसने गिरिब्रज या राजगृह को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। काशी का शक्तिशाली शासक कौन था? ब्रह्मदत्त। हम बताए थे ब्रह्मदत्त जो जीता था वहाँ पे उसका कौशल का राजा से, कौशल का राजा कौन था? कौशल के राजा से ये जीता था। कहाँ गया? देखिए, कौशल का राजा दीक्षित, दीक्षित से जीता था ब्रह्मदत्त, ये काशी का राजा था। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैंने PYQ के टाइप में इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है। देखिए कहाँ गया? हाँ यहाँ पर काशी का शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स। ये इंग्लिश में बहुत लोग पढ़े होंगे। जो प्राचीन काल में जो सिक्का बनता था वो सिक्का होता था पंचमार्क सिक्का बोलते थे या आहत सिक्का बोलते थे इसको। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। ये चांदी के बने होते हैं, इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते हैं। ये सिक्के 6वीं शताब्दी BC से यानी कि महाजनपद काल से मौर्य काल के मध्य तक चल रहा था। मौर्य काल के मध्य तक चला। कौन? ठप्पा वाला सिक्का यानी कि आहत सिक्का। बुद्ध घोष के सुमंगल विलासिनी, तो आपसे पूछेगा सुमंगल विलासिनी की रचना किसने की? बुद्ध घोष। वहाँ से क्या पता चलता है? वज्जी संघ के न्याय व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो आपसे पूछेगा कि बुद्ध घोष का जो सुमंगल विलासिनी है बुक है, इसमें कौन से वंश की जानकारी मिलती है, कौन से महाजनपद की जानकारी? तो आपको वज्जी संघ लिखना है, वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो ये सारा प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। आगे आते देखिए महापरिनिर्वाण सूत्र, ठीक है। महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों का नाम हम लोग को मिलता है। पहला चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी और श्रावस्ती। ये 6 महाजनपद महानगर का नाम इसमें मिलता है। ये भी कहीं पर प्रश्न PYQ में पूछा हुआ था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हम लोग देखते हैं आगे मगध का उदय। मगध का उदय हम लोग देखते हैं एक एक करके। मगध को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मगध में गड़बड़ी हो गया तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा। यहाँ जो मैंने इतना बताया इससे बहुत रेयरली कुछ क्वेश्चन पूछता है। इससे आपसे पूछ देगा कि स्वप्नवास दत्तम की रचना किसने की? तो भास ने की, ठीक है। और आपसे पूछ देगा अवंती के राजा कौन थे? प्रद्योत थे। प्रद्योत को जब पांडु रोग हो गया था तो इसको किसने अपना राजवैद्य भेजा था? तो बिंबिसार ने भेजा था। और इसके राजवैद्य का नाम क्या है? जीवक है। इस टाइप का प्रश्न पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। लेकिन अब हम लोग मगध में जब आएंगे तो मगध का एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मगध को अच्छे से पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं मगध का उदय। मगध राज्य की मगध जो महाजनपद था उसकी चौहद्दी देख लेते हैं। इसकी चौहद्दी क्या है? देखिए ये बीच में आपको दिख रहा होगा मगध। मगध के उत्तर में आपका गंगा नदी बहती है, गंगा नदी। मगध के दक्षिण में विंध्य पर्वत, ये जो आपको पर्वत दिख रहा है ये है विंध्य पर्वत। मगध के पूर्व में चंपा नदी। बताए थे अंग जो थे प्रदेश है, अंग प्रदेश की राजधानी है चंपा। अंग प्रदेश में मुंगेर और भागलपुर वाला क्षेत्र आता है। तो अंग प्रदेश की राजधानी चंपा है क्योंकि वहाँ पर चंपा नदी है। तो मगध के पूर्व में एक चंपा नदी है और मगध के पश्चिम में सोन नदी है। इसी 4 के बीच में मगध साम्राज्य छिपा हुआ है, जो कि उस समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था।
तो मगध राज्य के का विस्तार वर्तमान में बिहार के दक्षिणी भाग स्थित पटना, गया और एक नालंदा भी जोड़ दीजिए, नालंदा जिला, पटना, गया, नालंदा जिला में था। ठीक है, यहाँ पर एक नालंदा भी ऐड कर दिया जाए, नालंदा। ठीक है, इसके बाद आप समझिएगा, अगर मगध के उत्तर में देखें तो गंगा नदी, पश्चिम में सोन नदी, देखिए पश्चिम में सोन नदी, पूरब में चंपा नदी, पूरब में चंपा नदी और दक्षिण में विंध्य पर्वत, दक्षिण में विंध्य पर्वत, ये मगध का विस्तार था। अब समझिए, इसकी सर्वप्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। मगध की सबसे पहली राजधानी पूछा जाता है तो ये हो जाएगा गिरिब्रज या राजगृह। मगध का अन्य नाम क्या था? तो मगधपुर, बृहद्रथपुर, वसुमती, कुशाग्रपुर और बिंबिसारपुर, ये मगध का नाम है। जो जैसे वो भी आपको याद करना एकदम आसान है। मगधपुर कैसे? मगध के नाम पर मगधपुर। बृहद्रथपुर क्योंकि यहाँ का पहला शासक बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, है ना, या जरासंध का पुत्र बृहद्रथ था। देखिए बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, देखिए बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, इसीलिए इसको बृहद्रथपुर भी कहा जाता है। वसुमती, अब आप कमेंट करके बताइएगा वसुमती कौन था। ठीक है, वसुमती के नाम पर इसका नाम मगध का वसुमती भी रखाया। कुशाग्रपुर, ठीक है, और बिंबिसारपुर, बिंबिसार के नाम पर इसका नाम बिंबिसारपुर भी कहा जाता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम मिलता है, लेकिन वेदों से भी इसकी जानकारी मिलती है। वेदों में भी इसका नाम मिलता है कीकट। देखिए हम जब झारखंड का जीके पढ़ रहे थे तो वहाँ पर झारखंड का नाम भी वेद में कीकट ही था। झारखंड और बिहार का नाम, मगध का नाम भी कीकट था। याद रखिएगा कीकट प्रदेश, यानी कि ऋग्वेद में कीकट या किराट नामक क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जहाँ प्रमगंध राज करता था, एक राजा का नाम था प्रमगंध। तो याद रखिएगा कीकट शब्द का अर्थ मगध से समझिए, यानी कि कीकट वर्ड का यूज जो वेद में किया गया है ऋग्वेद में, उसका अर्थ ही है मगध। ठीक है, मगध या बिहार या झारखंड, ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। अथर्ववेद में एक प्रार्थना है, बीमारी मगध को जाए, यानी कि जो भी बीमारी है वो मगध को जाए, यानी कि ये इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है मगध से जाए या मगध को जाए, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है अथर्ववेद में एक प्रार्थना, बीमारी मगध को जाए। तो ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बीमारी मगध से जाए को जाए, ये कहाँ पर वर्णन है? तो अथर्ववेद में वर्णन है। यजुर्वेद में भी मगध के भाटों का उल्लेख मिलता है। मगध के भाटों का उल्लेख कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। तो ये सारा चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि वेद में भी मगध के बारे में कुछ जानकारी हम लोग को मिलती है। बृहद्रथ वंश, देखिए कहा जाता है महाभारत और पुराण के अनुसार मगध के प्राथमिक राजवंश की स्थापना बृहद्रथ ने की थी, बृहद्रथ, और इसी बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध, जो इसका पहला शासक था। तो ये बृहद्रथ वंश का पहला शासक तो हो गया जरासंध, और अंतिम शासक हो गया रिपुंजय। रिपुंजय तो पहला शासक और अंतिम शासक आपको हमेशा याद रखना है। जरासंध कौन था? जरासंध एक पराक्रमी राजा था जिसने अनेक राजाओं को पराजित किया। अंततोगत्वा उसे श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम के हाथों पराजित होकर मरना पड़ा था। इस जरासंध को भीम ने हराया था, भीम के हाथों मरना पड़ा था। आप समझिएगा। वसु, वसु का बेटा बृहद्रथ, अब बृहद्रथ का बेटा जरासंध। ठीक है, ये जो वसु है, वसुमती या राजगृह शहर की स्थापना इसी ने की थी, वसु ने की थी। इसी के नाम पर वसुमती भी कहा जाता है मगध के क्षेत्र को। और देखिए रामायण के अनुसार ये माना जाता है कि वसु ने राजगृह या वसुमती शहर की स्थापना की थी। ये रामायण के अनुसार है। तो आपसे पूछेगा कि वसुमती ने मगध की या राजगृह की स्थापना की थी, ये कहाँ लिखा है? तो रामायण में लिखा है। आगे समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मगध पर शासन करने वाले अलग अलग वंशों के बारे में जो हम लोग को ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है, वहाँ पर कौन कौन है। देखिए ये तो हम लोग पढ़े हैं कि महाभारत और पुराण के अनुसार सबसे पहला वंश है बृहद्रथ वंश, महाभारत और पुराण के अनुसार। लेकिन ये ऐतिहासिक नहीं है, ऐतिहासिक घटनाक्रम जिसका हम लोग को साक्ष्य मिलता है, वहाँ पर मगध के ये जो राजवंश है उसका ट्रिक है हसीन मासुका। ह से हो गया हर्यक वंश, सी से हो गया शिशुनाग वंश, नौ से हो गया नंद वंश, माँ से हो गया मौर्य वंश, सु से हो गया शुंग वंश और का से हो गया कण्व वंश। अब देखिए सबका हम लोग को कालक्रम देखना है कि वो कब से कब तक था, पहला शासक और अंतिम शासक याद रखना है। जैसे हर्यक वंश, इसका शासनकाल था 544 से 412 बीसी। बीसी यानी कि ये अभी ईसवी पूर्व है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले 544 से 412 ईस्वी पूर्व पहले। और ये जो हर्यक वंश है
इसका पहला शासक है बिंबिसार और अंतिम शासक है नागदशक। तो चलिए, यही प्रश्न एग्जाम में समझिए कि अगर कोई भी एग्जाम पूछा जाएगा तो 90% चांसेस यही होते हैं कि यही पूछा जाएगा कि मगध में जो हर्यक वंश था उसका पहला शासक कौन था। हम लोग जब बीपीएससी का एग्जाम दिए पिछले बार तो पूछा था इनमें से सबको सजाइए कलाक्रम में, तो मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था, वो इस टाइप से कुछ प्रश्न पूछा था। तो मौर्य वंश के बाद आया था शुंग वंश और मौर्य वंश से पहले था नंद वंश। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, यही ट्रिक है हसीन मासू का, ये ट्रिक है। तो हर्यक वंश का पहला शासक बिंबिसार, अंतिम शासक नागदशक, और बीच में भी बहुत सारे शासक आएंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे। सी से हो गया शिशुनाग वंश, जिसका कालक्रम है 412 से 344 बीसी, और शिशुनाग वंश के पहले जो शासक हैं वो है शिशुनाग, जिसने नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। और अंतिम शासक है महानंदी। अंतिम शासक कौन है? महानंदी। फिर आते हैं नंदवंश। नंदवंश का जो घटनाक्रम है, शासन कब तक किया? 344 से 321 बीसी, और इसके प्रथम शासक जो है वो महापद्मनंद, या जिसको उग्रसेन भी बोलते हैं, इसी को अपरो परशुराम भी बोलते हैं, परशुराम का दूसरा रूप भी बोलते हैं, ठीक है। इसको एक छत्र एक राट भी बोलते हैं, एक छत्र या एक राट भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही फेमस था, उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक महापद्मनंद था, और इसने जैन धर्म को माना। किस धर्म को माना? जैन धर्म को माना। जितने भी नंदवंश हैं वो जैन धर्म को मानते थे। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए आगे हम लोग पढ़ाएंगे कि जितने भी नंद वंश के शासक हैं वो जैन धर्म को मानते हैं। ये कहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ से प्रमाण मिलता है इसका, तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश का कालक्रम आता है 321 से 184 बीसी, और इनके पहले शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और अंतिम शासक हैं बृहद्रथ, ठीक है। सु से हो गया शुंग वंश, जो कि 184 से 75 बीसी, ठीक है। और शुंग वंश के पहले शासक हैं पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, और अंतिम शासक है देवभूति। उसके बाद कण्व वंश आ जाते हैं। कण्व वंश का जो ईयर है वो मैंने नहीं लिखा है, वो बाद में बताऊंगा। कण्व वंश के पहले शासक हैं वासुदेव, और अंतिम शासक हैं सुसर्वा कण्व, ठीक है। और ये अंतिम शासक हैं, याद रखिएगा, सुसर्वा कण्व। इसके बाद जो वंश आता है वो आंध्र सातवाहन वंश आता है। ऐसे कर करके बहुत सारा वंश है। कुषाण पढ़ेंगे, धीरे धीरे शक साम्राज्य पढ़ेंगे, कुषाण पढ़ेंगे, ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज़ आगे पढ़ना है, गुप्त काल पढ़ना है, तो दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ना है। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो मौर्य वंश को छोड़ दीजिए, बाकी सब पढ़ेंगे। यानी कि ह सी न माँ को छोड़ दीजिए, सु कण्व नहीं पढ़ेंगे। तो शुंग वंश तक हम लोग आज पढ़ेंगे, शुंग वंश तक आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जहाँ तक हम लोग का हो सकेगा आज करेंगे। मौर्य वंश के लिए एक वीडियो लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो मौर्य वंश के लिए लगेगा, तो मौर्य वंश को बाद में पढ़ेंगे। तो ये अगर आपने याद कर लिया ये छोटा सा चीज़, तो आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे आते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हर्यक वंश। ये हर्यक वंश सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसका जो घटनाक्रम है 544 से 412 ईस्वी पूर्व। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। जैन साहित्य में इसको क्या कहा गया? श्रेणिक कहा जाता है। कहा जाता है कि सबसे पहले हाथियों की सेना इसी ने बनाई थी, इसलिए इसको श्रेणिक कहा जाता है। और मत्स्य पुराण में इसे क्षेत्रोजस कहा जाता है। तो बिंबिसार का दो नाम हो गया, एक तो श्रेणिक और एक क्षेत्रोजस। श्रेणिक कहाँ कहा गया है? जैन साहित्य में, और क्षेत्रोजस कहा गया मत्स्य पुराण में। यह मगध का सबसे महत्वाकांक्षी राजा था। इसने वैवाहिक संधियों और विजय की अपनी नीति से मगध का मान और यश बढ़ाया था। विवाह की नीति से यह काफ़ी फेमस था। इसने महात्मा बुद्ध को वेलुवन नामक उद्यान प्रदान करवाया था। वेलुवन नामक उद्यान प्रदान कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना या छलना से विवाह की थी। पूछेगा कि इसने कितना विवाह किया था? इसने टोटल 4 विवाह किया था बिंबिसार ने। तो पहला विवाह जो हुआ था लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना से। दूसरा विवाह इसने कहा किया कौशल के राजा कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से भी इनका विवाह हुआ। याद रखिएगा, जब इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से विवाह किया था तो इनको 1 लाख रुपए राजस्व प्राप्ति होता था काशी से। क्यों? क्योंकि काशी इनको मिल गया था दहेज में, ठीक है। प्रसेनजीत की बहन, तो देखिए बिंबिसार ने प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से विवाह किया, तो काशी, प्रसेनजीत जो है खुश होकर काशी दे दिया दान, किसको? बिंबिसार को। ये काशी बड़ा ही फेमस शहर था उस समय का। उस समय उसको 1 लाख रुपए राजस्व का प्राप्ति होता था उस समय। अब सोचिए कितना फेमस जगह था वो। उसके बाद इसने तीसरी शादी की। मद्र देश था जो कि कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली के आसपास है,
इंद्रप्रस्थ। तो कुरु के समीप एक जगह था मद्र देश की राजकुमारी थी क्षेमा। क्षेमा से इसने तीसरा विवाह किया। चौथा विवाह इसने किसने किया? लिच्छवी की गणिका आम्रपाली से चौथा विवाह किया। और याद रखिएगा, देखिए चेटक की जो बहन थी, ये चेटक का पुत्री का बात हुआ ना, अब चेटक की बहन को देख लेते हैं। चेटक की बहन थी त्रिशला का पुत्र थे भगवान महावीर, जिनको हम लोग वर्धमान महावीर भी बोलते हैं, जो कि 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। और याद रखिएगा, भगवान महावीर और बिंबिसार जीजा साला थे, यानी कि महावीर के जीजा हो गए बिंबिसार, क्योंकि चेटक की पुत्री से विवाह हुआ, चेटक की एक पुत्री से विवाह हुआ बिंबिसार का, तो जीजा साला हो गया ये लोग। ठीक है, जीजा साला हो गए। तो महावीर हो गए जीजा और बिंबिसार हो गए साला। ठीक है, अब आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे आते हैं। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। ठीक है, जब अवंती के राजा प्रद्योत को पांडु रोग या पीलिया हो गया था, तब बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उपचार के लिए भेजा था। तो आपसे एक प्रश्न पूछता है कि जीवक किसके दरबार में था? तो जीवक राजवैद्य था बिंबिसार का। लेकिन जब राजा प्रद्योत कहाँ का था? अवंती का राजा था। अवंती का राजा था प्रद्योत, उसको जब एक पांडु रोग यानी कि पीलिया रोग हो गया था, तो जीवक गया था उपचार करने के लिए इनका, जिसके कारण इन लोगों में एक मैत्री संबंध हो गया। उसके बाद देखिए, बिंबिसार एक और काम करता है, अंग राज्य को मगध में मिलाता है। देखिए अभी तक तो बिंबिसार कैसे किया, बिंबिसार को काशी कहाँ से मिला? देखिए बिंबिसार को काशी मिल गया प्रसेनजीत से, दान इसमें दहेज में। उसके बाद बिंबिसार जो है वो राजा प्रद्योत से संधि कर लिया, यानी कि अवंती को भी मिला लिया। उसके बाद बिंबिसार अंग राज्य को मिलाता है अपने में। ठीक है, अंग राज्य में किसको हराता है? ब्रह्मदत्त को हराता है और मगध में मिला लेता है। फिर बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है। लेकिन बिंबिसार ने बहुत काम किया। बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है। इसका पुत्र आया था अजातशत्रु। ये अजातशत्रु ही अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देता है। ठीक है, और इसीलिए इसको पितृहंतक या कुनीक भी कहा जाता है। तो अजातशत्रु का दो नाम हो गया, पितृहंतक और कुनीक। हम पहले पढ़े थे बिंबिसार का दो नाम। बिंबिसार का दो नाम क्या था? श्रेणिक और क्षेत्रोजस। उसी तरह अजातशत्रु का भी दो नाम मिल गया, पितृहंतक और कुनीक। क्यों? क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए इसको पितृहंतक भी कहा जाता है। बिंबिसार की मृत्यु के पश्चात कौशल नरेश प्रसेनजीत जो काशी गांव दान में दिया था वो वापस ले लेता है। क्यों? क्योंकि इसका पुत्र, इसी ने इसकी हत्या कर दी। तो चूंकि बिंबिसार जो है वो प्रसेनजीत की बहन से शादी करता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बिंबिसार जो है वो प्रसेनजीत के काफ़ी करीब था, वो प्रसेनजीत का काफ़ी चहेता था। तो चूंकि इसके प्रसेनजीत के चहेते बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी, तो वो अपना काशी गांव तो दान में लेगा ही, बिल्कुल लेगा। यही बात युद्ध का कारण बना और फिर युद्ध हो जाता है किससे? प्रसेनजीत कौशल राज्य में, और मगध में युद्ध हो जाता है। अजातशत्रु कौशल राज्य पर कई बार आक्रमण करता है, लेकिन वह हार जाता है। प्रसेनजीत से वो जीत नहीं पाता है। अंत में लास्ट में वो क्या करता है? प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से शादी कर लेता है। अजातशत्रु का विवाह हो जाता है, वो उसको प्रेम प्रसंग में फंसा लेता है। फिर से इसे काशी दान में मिल जाता है। यानी कि एक बार तो काशी के चलते बिंबिसार शादी किया, जिसमें 1 लाख रुपया दान उसको मिलता था राजस्व। फिर बिंबिसार की मृत्यु अजातशत्रु कर देता है, फिर युद्ध छिड़ता है, फिर अपना बेटी से शादी करवा देता है वजीरा का, फिर उसको काशी दान में मिल जाता है। तो ये समझिएगा कि बड़ा ही विचित्र समय था उस समय, ये आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा चीज़ सब। अब समझिए, अजातशत्रु की एक तो पत्नी हो गई वजीरा, एक और पत्नी है अजातशत्रु की, दूसरी पत्नी का नाम है पद्मावती, जो बहुत ही चालाक चतुर थी। सारा चाल चलने में इसी का हाथ था। जितना भी कहीं से युद्ध हो जाता था, कहीं से कुछ हो जाता था, तो यही दिमाग लगाती थी। वैशाली के लिच्छवी में बिंबिसार के 2 पुत्र थे, हल्ल और बेहल। ठीक है, लिच्छवी में 2 पुत्र था, हल्ल और बेहल। वैशाली को जीतने के लिए अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्साकर को भेजता है। वैशाली को जीतने में अजातशत्रु को लगभग 16 साल लग जाता है, हल्ल और बेहल से जीतने में। उसी का पुत्र है, लेकिन अपना पुत्र से नहीं जीत पाता है, 16 साल उसको लग जाता है जीतने में। ठीक है, तो आप बताइएगा, इसको लड़ने के लिए, वैशाली को जीतने के लिए भड़काती कौन है? यही पद्मावती भड़काती है कि जाओ, जो तुम्हारा वजीरा से जो पुत्र है उससे जाके लड़ो। लड़ता है जाके। अब समझिएगा, अजातशत्रु का हथियार, 2 हथियार जो बहुत फेमस था, जो बाहुबली मूवी में भी दिखाया है। एक तो महाशिला कंटक और रथमूसल।
महाशिलाकंटक देखते हैं, बड़ा बड़ा पत्थर को रख के फेंकता है दुश्मन पर। बड़े बड़े पत्थर शत्रुओं पर फेंकने के लिए इस महाशिलाकंटक का प्रयोग होता था, जो बहुत ज़्यादा दिखाया बाहुबली मूवी में। रथ मूसल का बात करें तो ये ऑटोमेटिक यंत्र था जो अपने आप चलता था, जो चक्का जैसा ऐसे गोल गोल घूमता था ना, जो भल्लाल देव जो उसको दुश्मन पे चलाता था, उसका पेट काट देता था, ये वही रथ मूसल है। लेकिन वो चक्र था, लेकिन रथ मूसल जो है वो चढ़ा देता है उस पर, मतलब वो पहिया से चढ़ा देता है। इसमें वो चकड़ी नहीं लगा रहता है, काटने के लिए चकड़ी नहीं लगा रहता, थोड़ा सा अंतर है इसमें। रथ मूसल में और बाहुबली मूवी में एक अंतर है कि रथ मूसल में वो क्या बोलते हैं, काटने के लिए वो चकड़ी नहीं लगा होता है, इसमें चक्का से पीस देता है, तो वो दो अंतर है। अब समझिएगा, इसके शासनकाल में 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति हुआ था। 8वें वर्ष में, यानी कि जब अजातशत्रु आया तो 8वां साल जब जैसे हुआ वैसे बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हो गई। बुद्ध के अवशेषों पर उसने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। और याद रखिएगा, जो पहला बौद्ध संगीति हुआ था राजगीर में, वो अजातशत्रु ही करवाया था, तो कहीं ना कहीं वो बौद्ध धर्म को मानता तो था। और राजगीर में पहला बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था? सप्तपर्णी गुफा में। और पहले ही बौद्ध संगीति में सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। बुद्ध के प्रिय शिष्य विनय और उपाली ने की थी। सूत पिटक और विनय पिटक की रचना किसने की थी बताइए? विनय और उपाली ने। एक और है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक आपको कमेंट करके बताना है कि अभिधम्म पिटक की जो क्या बोलते हैं रचना होती है वो कब होती है, कौन से बौद्ध संगीति में होती है। लेकिन अभिधम्म पिटक के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ, अभिधम्म पिटक की रचना मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी, ठीक है। और बौद्ध संगीति का एक ट्रिक याद रख लीजिए, आजकल अशोक, ठीक है। तो आज से हो गया अजातशत्रु, कल से हो गया काला अशोक और कौ से हो गया कनिष्क। तो पहले वाले में अजातशत्रु ने करवाया, दूसरे वाले में काला अशोक ने करवाया, तीसरे वाले में अशोक ने करवाया, चौथे वाले में कनिष्क ने करवाया। तो ये आपको याद रखना है, चारों बार किसने किसने करवाया। अब अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। यानी कि देखिए, सबसे पहले था बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन, ठीक है। तो अजातशत्रु ने अपने बाप बिंबिसार की हत्या की, फिर उसको उसका फल मिल गया, उसका बेटा ने इसको मार दिया। उदयन ने अजातशत्रु को मार लिया। तो हमेशा बेटा अपने बाप को मार रहा है, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं, ठीक है, पितृहंता वंश भी कहते हैं। और उदयन को पितृघातक कहा गया। जैसे इसे पितृहंता कहा गया, अजातशत्रु को पितृहंत्रक और कुनिक कहा गया, तो उसी तरह उदयन को पितृघातक कहा गया, क्योंकि इसने भी अपने पिता की हत्या की थी। और याद रखिएगा, उदयन फेमस क्यों है, कहीं कहीं इसको उदायन भी लिखते हैं, उदयन या उदायन। इससे एक हम लोग पहले उदयन पढ़े थे, उदयन से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये उदयन कोई और है, ये उदायन कोई और है। तो ये उदायन कोई और है, ठीक है। वो उदयन जो पढ़े थे स्वप्नवास भास जो है, एक राइटर थे भास, इसकी एक पुस्तक थी स्वप्नवास दत्ता, ठीक है। तो बताइएगा, वास दत्ता किसकी पुत्री थी जिससे उदयन का प्रेम प्रसंग चल रहा था। और ये इसका प्रेम प्रसंग का चर्चा स्वप्नवास दत्ता एक रचना है उसमें की गई है, नाटक में की गई है, जिसके रचनाकार है भास। तो ये मैंने आपको पहले बताया है, आप देख लीजिएगा एक बार जरूर। तो वो उदयन था, वो कौन था? उदयन। लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं उदयन, ये अलग आदमी है, ये दूसरा आदमी है। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी है, उसका पुत्र है उदयन, जिसने अजातशत्रु की हत्या कर दी, अपने बाप की हत्या करके ये राजगद्दी पे बैठ गया। और ये उदयन फेमस क्यों है? क्योंकि इसने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की। पाटलिपुत्र शहर का पुराना नाम कुसुमपुर भी कहा जाता है। गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की। पाटलिपुत्र को पटना किसने बनाया? पाटलिपुत्र को पटना बनाया था शेरशाह सूरी ने। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस वंश को पितृहंता वंश कहते हैं, तो समझ ही गए। अब समझिएगा, उदयभद्र या उदयन ने 16 वर्ष राज्य किया। इसकी माता पद्मावती थी, याद रखिएगा, पद्मावती का बेटा था ही। अब पद्मावती सबसे चालाक थी। वजीरा अजातशत्रु का की जो क्या बोलते हैं वजीरा जो वाइफ थी, जिससे हल और बेहल था, वो वैशाली पर राज करता था और वहाँ उसको जीतने में 16 साल लग गए। लेकिन पद्मावती की जो पुत्र था वो था उदयन, और उदयन को ही ये इतनी चालाक थी कि अपने बेटे को ही राजा बनाई। लास्ट में इसका बेटा उदयन ही राजा बना। और ये पद्मावती बहुत चतुर चालाक थी, सब जगह से लड़वाने में इसी का रोल रहता था।
उदयन ने राजधानी के मध्य एक चैत्य गृह या जैन मंदिर का भी निर्माण कराया। ये बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन राजधानी के निकट यानी कि राजगिरी के निकट एक चैत्य गृह या जैन मंदिर का निर्माण कराया था, तो ये उदयन ने ही करवाया था। ठीक है, और लेकिन उदयन ने अपनी राजधानी को कहाँ ट्रांसफर कर लिया था? पाटलिपुत्र शहर में ट्रांसफर कर लिया था। अवंती का राजा उदयन का शत्रु था। अवंती का जो राजा था वो उदयन का शत्रु था, इसी ने उदयन को मारने का षड्यंत्र रचा था। ठीक है, पुराणों के अनुसार उदयन के बाद एक शासक आया नंदीवर्धन और महानंदिन राजा बना। ठीक है, फिर उसके बाद उदयन के बाद नागदशक 445 बीसी से 412 बीसी तक कुछ समय तक राज किया, किंतु बाद में जनता ने क्या बोला कि इस पितृहंतक शासकों को हटाओ, क्योंकि ये बार बार अपने पिता का हत्या कर देता है, बार बार अपने पिता का हत्या कर देता है, ये शासक हमारे राज्य के लिए सही नहीं है। इसीलिए इस पितृहंताओं को हटाओ और इसकी जगह शिशुनाग को राजा बनाओ। शिशुनाग जो था सेनापति था, किसका? नागदशक का, इसी का सेनापति था। बोला इसी को राजा बनाओ, ये अच्छा राजा करेगा। तो पितृहंतक साम्राज्य यानी कि हर्यक वंश का अब समाप्त हो गया, अब बनता है शिशुनाग वंश। क्यों? क्योंकि शिशुनाग ने इसकी स्थापना की, इसीलिए इस वंश को हम लोग शिशुनाग वंश भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश जो 412 बीसी से 394 बीसी तक चलता है। शिशुनाग वंश जो है वो 412 बीसी से 394 बीसी तक शासन करता है, और इसके संस्थापक मैंने पहले ही बताया शिशुनाग हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं शिशुनाग, जो कि नागदशक के सेनापति थे। इन्हीं को मारकर राजगद्दी हासिल की। इसकी सबसे बड़ी सफलता क्या थी? अवंती राज्य को जीतकर मगध में मिलाना, यानी कि शिशुनाग जो था वो अवंती राज्य को जीतकर मगध में मिला दिया। अब देखिए, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? वैशाली। तो आपसे पूछेगा कि वैशाली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था? तो वो शिशुनाग था। नहीं, पहला नहीं, शिशुनाग वंश का पहला शासक कौन था? तो वो शिशुनाग ही था। इसके बाद इसका पुत्र आता है कालाशोक, जिसको काकवर्ण भी बोला जाता है। कालाशोक का दूसरा नाम काकवर्ण भी है। अब देखिए कालाशोक क्यों फेमस है, हम आपको बताए थे, बौद्ध संगीति का ट्रिक आजकल अशोक। तो आज से हो गया अजातशत्रु, जो कि पहला बौद्ध संगीति करवाया था। दूसरा हो गया कल का मतलब कालाशोक, अशोक का मतलब अशोक, और क का मतलब कनिष्क, यानी कि दूसरा बौद्ध संगीति जो है वो कालाशोक करवाया था। इसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित कर दी, यानी कि वैशाली जो है वो राजधानी बनाया था शिशुनाग, फिर वैशाली से फिर से पाटलिपुत्रा राजधानी किसने स्थानांतरित किया? शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक ने स्थानांतरित किया। और याद रखिएगा, लेकिन वैशाली में इसने सेकेंड बौद्ध संगीति का आयोजन किया। ठीक है, द्वितीय बौद्ध महासभा का आयोजन वैशाली में हुआ है। और याद रखिएगा, इसमें बौद्ध धर्म जो है दो पार्ट में डिवाइड हुआ, स्थाविर और महासंधि। ठीक है, स्थाविर और महासंधि दो चीज़ का यहाँ पर गठन होता है। और समझिएगा 383 बीसी में विभेद उत्पन्न होने के कारण यह दो संप्रदायों में बट गया, तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं इसके 10 पुत्रों का वर्णन मिलता है, कहीं कहीं इसका 10 पुत्र का वर्णन मिलता है, लेकिन जो सभी एक साथ राज्य किए, मतलब कुछ जगह दे दिया गया, जैसे कि मान लीजिए किसी को अवंती दे दिया, किसी को मगध दे दिया, किसी को कोई दूसरा क्षेत्र दे दिया, तो 10 पुत्रों को 10 जगह शासन करने का वर्णन मिलता है, कहीं कहीं नहीं भी मिलता है। बाण भट्ट के हर्षचरित पुस्तक जो है वो लिखी थी बाण भट्ट ने, और इसने इस पुस्तक में क्या लिखा था? इससे यह ज्ञात होता है कि राजधानी के समीप किसी व्यक्ति ने छुरा भोंककर कालाशोक की हत्या कर दी, यानी कि ये जो कालाशोक है इसके लिए काला दिन साबित हुआ, काला दिन, जिस दिन उसकी हत्या कर दी गई। किसी ने राजधानी के समीप दौड़ते हुए इसकी हत्या कर दी। ये टहल रहा था व्यक्ति और रोड पर जाकर किसी व्यक्ति ने छुरी मारकर इसकी हत्या कर दी। कहीं कहीं तो नाम भी आता है छुरी मारने वाले का, कहीं कहीं नाम नहीं भी आता है। तो कालाशोक की यहाँ मृत्यु हो गई। इसके बाद बहुत सारे शासक आए, लेकिन इसका जो अंतिम शासक था वो था नंदीवर्धन, या कहीं कहीं महानंदिन भी अंतिम शासक का नाम मिलता है। उसके बाद देखिए, इसके बाद आ जाते हैं नंदवंश। ठीक है, नंदवंश। अब देखिए, नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद, जिसको उग्रसेन भी कहा जाता है। महापद्मनंद को कली का अंश, यानी कि जो कल्कि अवतार जो है माना जाता है, कि जिसमें पूरे संपूर्ण सृष्टि का, कलयुग का नाश होगा, कल्कि आएंगे और सभी व्यक्तियों का नाश करके
मर जाएंगे। तो कली का अंश भी कहा जाता है महापद्मनंद को, और सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये कल्पक थे, कल्पक के सहायता से इन्होंने सभी क्षत्रियों का नाश कर दिया था, इसलिए इनको सर्व क्षत्रांतक भी कहा जाता है। तो महापद्मनंद के बहुत सारे नाम हैं। बहुत प्रतापी शासक थे, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे, और इन्हें अपरो परशुराम भी कहा जाता है, यानी कि परशुराम का अवतार भी कहा जाता है। और परशुराम का अवतार होने के कारण इन्हें भार्गव भी कहा जाता है। तो महापद्मनंद के बहुत सारे नाम हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार परशुराम ने क्षत्रियों का नाश कर दिया था, पृथ्वी से सभी क्षत्रियों का नाश कर दिया था, उसी प्रकार महापद्मनंद ने भी क्षत्रियों का नाश किया था। इसलिए इन्हें परशुराम का अवतार भी कहा जाता है, और इन्हें भार्गव भी कहा जाता है। अब समझिए, इन्होंने एक बहुत विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर उसने एक छत्र तथा एक राट की उपाधि ग्रहण की, इसलिए इनको एक छत्र और एक राट भी कहा जाता है। यह पूरे मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। कौन? महापद्मनंद। इसने प्रथम बार कलिंग विजय की तथा वहाँ एक नहर भी बनवाई। देखिए, कलिंग के बारे में जब आप पढ़िएगा ना, कलिंग, तो कलिंग का एक बहुत बड़ा शासक खारवेल, खारवेल के बारे में आपको मिलेगा हाथी गुम्फा अभिलेख में, हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। तो ये कलिंग का बहुत बड़ा शासक था। कलिंग पे चेदी वंश का साम्राज्य था, चेदी वंश, इसी चेदी वंश के शासक खारवेल थे। और लेकिन कलिंग पे अगर आप बात कीजिएगा तो महापद्मनंद ने भी नहर बनवाई है, नहर। और याद रखिएगा, ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसमें महापद्मनंद का भी जिक्र है कि इन्होंने वहाँ पर गुफा बनवाई है। कलिंग पर राजा अशोक ने भी विजय प्राप्त की थी। आपको कमेंट करके बताना है अशोक ने कलिंग विजय कब की। तो कलिंग के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाता है। आगे मैं आपको कलिंग के बारे में भी बताऊंगा। चलिए आगे आते हैं। तो इसने प्रथम बार कलिंग विजय की। सबसे पहले कलिंग पर विजय करने वाला महापद्मनंद ही था, और वहाँ पर इसने एक नहर बनवाई, और इसका उल्लेख खारवेल, कलिंग राजा जो खारवेल था, उसने अपनी हाथी गुम्फा अभिलेख में भी किया है। याद रखिएगा, सर्वप्रथम भारतवर्ष, भारतवर्ष शब्द का जो उल्लेख है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में ही मिलता है। पूछेगा भारतवर्ष जो देश का नाम है, भारतवर्ष पहले कहा जाता था, ये कहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है? सबसे पहला उल्लेख मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। और ये जो खारवेल है वो कलिंग के चेदी वंश का शासक था, कलिंग पर चेदी वंश का शासक था, उसी का राजा था खारवेल। इसका उल्लेख हम लोग को हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। और हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष शब्द का भी उल्लेख मिलता है, और हाथी गुम्फा अभिलेख में जो महापद्मनंद है उसने नहर बनवाई थी, कलिंग में विजय की थी और नहर बनवाई थी, उसका भी उल्लेख मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पज से याद रखिएगा। व्याकरणाचार्य, एक व्याकरण, संस्कृत के व्याकरण जो अष्टाध्यायी लिखा था, उसके राइटर है पाणिनि। पाणिनि की बुक का नाम है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। इसे संस्कृत का पहला ग्रामर भी कहा जाता है। और इन्होंने पाणिनि ने कहा था कि ये जो महापद्मनंद है ये हमारे मित्र हैं, इनके अपने बहुत पर्सनल मित्र थे ये। और इन्होंने कहा था कि इसके पास 20,000 अश्वरोही है, अश्वरोही यानी कि घुड़सवार, घोड़े पर बैठने वाले। उसके बाद 2 लाख पैदल सेना है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी सेना है। उस समय के सबसे पराक्रमी राजा महापद्मनंद ही थे। 2000 4 घोड़ों वाले रथ थे, यानी कि एक घोड़ा में 4 रथ, मतलब एक रथ में 4 घोड़ा होता है, ऐसे करके 2000 रथ थे, यानी कि 2000 गुने 4 बराबर 8000 घोड़ा तो केवल रथ के लिए यूज हो गया इनका। और 3000 से ज़्यादा इनके पास हाथी थे, इसलिए इनको कहा जाता है कि उस समय एक बहुत बड़ा साम्राज्य इन्होंने स्थापित कर लिया था, इसलिए इनको एक छत्र और एक राट भी कहा जाता है। अब देखिए, इस वंश में टोटल 9 राजा हुए। नंद वंश में टोटल कितने राजा थे? 9 राजा, इसलिए इसको नवनंद, नव का मतलब होता है 9, नवनंद भी कहा जाता है। नवनंद यानी कि 9 राजा, नंद वंश में 9 राजा, इसलिए नवनंद, ठीक है। महाबोधि वंश में उन सभी 9 राजाओं के नाम का जिक्र है। हम लोग को सभी के बारे में नहीं पढ़ना है। एक तो हम लोगों ने पढ़ लिया महापद्मनंद के बारे में, एक हम लोग धनानंद के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि धनानंद को ही हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली थी, मौर्य वंश स्थापित किया था। याद रखिएगा, धनानंद ने जनताओं पर बहुत कर लगाया, हर एक छोटे छोटे चीज़ों पर टैक्स लगाना स्टार्ट किया, जिससे जनता में आक्रोश हो गया। जनता से जबरन धन वसूलने, अत्यधिक कर वसूलने और के कारण जनता इनसे असंतुष्ट हो गई तथा लोग इससे घृणा करने लगे। किससे? धनानंद से। धनानंद के जैन अमात्य सक्टाल और स्थूलभद्र थे, जैन अमात्य सक्टाल और स्थूलभद्र थे।
अब क्या हुआ कि कुछ ऐसे नंद काल के विद्वान का नाम जैसे आपसे पूछेगा कि नंद काल के कुछ विद्वान के नाम बताइए, तो देखिए यहाँ पर वर्ष, उपवर्ष, वररुचि और कात्यायन, ये 4 ऐसे लोग हैं जो नंद काल में बहुत बड़े विद्वान बने थे। आगे बढ़ते हैं। 325 BC ये क्यों फेमस है? क्योंकि इसी समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। 322 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली। उसके बाद विशाख दत्त का एक बुक था मुद्रा राक्षस, इसको मैं ये रंग भी दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विशाख दत्त की पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। इसमें सभी नंद शासकों के जैन मतानुयायी होने का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जो नंद वंश हैं, नंद वंश के लोग जैन धर्म को मानते थे। ये कहाँ पर लिखा है? मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। तो ये आपको नंद वंश समाप्त हो गया है। नंद वंश के समाप्त होने के बाद मौर्य वंश स्थापित होता है, लेकिन मौर्य वंश अभी हम लोग पढ़ेंगे नहीं, मौर्य वंश पढ़ेंगे बाद में। चलिए एक हम लोग वंश पढ़ लेते हैं, कलिंग का चेदी वंश। कलिंग का चेदी वंश बहुत ज़रूरी है, इसको पढ़िएगा तो आपको थोड़ा सा कलिंग के बारे में जानकारी मिलेगा। देखिए मौर्य साम्राज्य जब समाप्त हुआ तो कलिंग का थोड़ा सा उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर जिन राज्यों का उदय हुआ उनमें से एक कलिंग का चेदी वंश भी था। यानी कि मौर्य साम्राज्य अभी पढ़े नहीं है, बाद में पढ़ेंगे। जैसे मौर्य साम्राज्य खत्म होगा वैसे उसके अवशेष पर, यानी कि जहाँ उसका अंश है वहाँ पर चेदी वंश भी उदय हुआ। और जैसे चेदी वंश उदय होगा वहाँ पर अब कलिंग का एक मतलब देखिए मौर्य काल में अशोक के पहले ही कलिंग जो है एक शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, अशोक तो आ गए हम लोग मौर्य वंश में ना। मौर्य से पहले नंद वंश जब है, नंद वंश में भी महापद्मनंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त की और यहाँ पर नहर बनवाया था। तो कहीं ना कहीं कलिंग का उल्लेख बहुत पहले से है। ये बहुत शक्तिशाली राज्य था, बाद में भी था, लेकिन मौर्य के बाद कलिंग में चेदी वंश का राज्य हुआ। इसी चेदी वंश में थे कलिंग राजा खारवेल, जो सबसे शक्तिशाली चेदी वंश में थे। अब देखिए कलिंग बहुत शक्तिशाली राज्य था मौर्य काल से पहले ही, इसीलिए अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़कर इसे अपने नियंत्रण में कर लिया। लेकिन ये भी कहा जाता है कि कलिंग का युद्ध जब लड़ा गया था अशोक के द्वारा, तो कलिंग युद्ध लड़ने के बाद अशोक ने काफ़ी निहत्थे लोगों की मृत्यु कर दी थी और काफ़ी महिलाओं पर भी हाथ उठाया था, महिलाओं की भी हत्या कर दी थी। जिसके बाद अशोक को पश्चाताप हुआ और पश्चाताप होने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और उस दिन से मांस व मछली खाना भी छोड़ दिया। और उस दिन से अशोक ने मतलब हत्या वगैरह करना भी छोड़ दिया। अशोक के उत्तराधिकारियों के समय में जब साम्राज्य पर केंद्र की पकड़ कमजोर होती गई तो अनेक राज्य ने अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। कलिंग भी उनमें से एक था। कलिंग ने भी स्वयं को मतलब स्वतंत्र घोषित किया और वहाँ पर एक चेदी साम्राज्य, चेदी वंश की नींव डाली गई, चेदी वंश स्थापित कर दिया गया। कलिंग राजा खारवेल जो था वो चेदी वंश का सबसे महान शासक था। सबसे महान शासक यही था, खारवेल ही था। अब देखिए खारवेल के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, ये फेमस क्यों है। देखिए भुवनेश्वर उड़ीसा है, उड़ीसा, उसके पास उदयगिरी पहाड़ियों की एक गुफा से प्राप्त हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग राजा खारवेल की जीवनी मिलती है। कलिंग के राजा जो खारवेल है उनकी जीवनी हम लोग को कहाँ मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलती है। और ये कहाँ पर है? उदयगिरी पहाड़ी भुवनेश्वर के पास है। और याद रखिएगा भुवनेश्वर का मंदिर जो है उसका भी निर्माण भी कलिंग राजा खारवेल ने ही किया था। हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करें तो नंद वंशीय शासक महापद्मनंद कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख भी इसमें मिलता है। यानी कि नंद वंशीय शासक महापद्मनंद द्वारा, यहाँ द्वारा छूट गया है, द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख भी यहाँ पर मिलता है। और इसने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था उसका भी उल्लेख मिलता है। जिस समय दक्कन में सातवाहन शक्ति का उदय हो रहा था, सातवाहन कब आएगा? देखिए हम ट्रिक बताते हैं, हसीन मासुका। तो हौस हो गया हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, और इस कण्व वंश के बाद आएगा सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन वंश। तो आंध्र का मतलब आंध्र प्रदेश के आसपास है, इसलिए दक्कन वगैरह के क्षेत्र में इनको आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है। शीशे का सिक्का इनके समय चला था आंध्र सातवाहन के समय में। तो और वो ऑब्वियस बात है मौर्य के बाद आया, तो मौर्य के बाद सातवाहन वंश आया, तो वहाँ पर दक्कन में सातवाहन वंश का जब उदय हो रहा था उस समय चेदी वंश भी कलिंग में उदय हो रहा था। ठीक उसी समय कलिंग में चेदी वंश का भी उदय हुआ। चेदी वंश का संस्थापक आपसे पूछता है तो इसका संस्थापक है महामेघवाहन।
और 16 वर्ष की आयु में इसका उत्तराधिकारी खारवेल राजा बना। यानी कि पहला शासक था महामेघवाहन और इसी का बेटा खारवेल, जो ये खारवेल हम लोग पढ़ते हैं जिसके बारे में हाथी गुम्फा अभिलेख, ये उसी का पुत्र था। और याद रखिएगा इसका उल्लेख उदयगिरी पहाड़ियों की गुफा से प्राप्त हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है और यही खारवेल भुवनेश्वर का मंदिर का भी निर्माण कराया है। और बात करते हैं खारवेल के राज्यरोहण की तिथि विवादास्पद है, यानी कि ये कहीं नहीं लिखा है कि खारवेल को राज्यरोहण कब हुआ, परंतु संभवतः 28 बीसी में उसका राज्याभिषेक हुआ। लोग अनुमान लगाते हैं कि 28 बीसी में उसका राज्याभिषेक हुआ था। उपाधि की बात करें तो इसे कलिंगाधिपति, कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि मिली है। ठीक है, कलिंगाधिपति गलती से भी अशोक को मत मारिएगा। एक एग्जाम था जिसमें कलिंगाधिपति पूछा था और लोगों ने अशोक मार दिया था, क्योंकि लोगों को लगता है कि अशोक ने कलिंग युद्ध जीता था इसलिए इसे कलिंगाधिपति कहा जाता होगा, लेकिन नहीं, कलिंगाधिपति कलिंग राजा खारवेल को कहा जाता है। यहीं पर लोग गलती करते हैं, इसलिए मैं इसे पढ़ाना जरूरी समझा। विवाह की बात करें तो हत्यक सिंह की पुत्री ललाख से इसकी विवाह हुई थी खारवेल से, और अपने शासनकाल के 5वें वर्ष में कलिंग नरेश खारवेल ने एक नहर खुदवाई और इस नहर का विस्तार तनसुली से कलिंग तक करवाया और नहरों का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त होता है। कहा जाता है कि नहर, जहाँ भी नहर खुदवाया गया जिसका हम लोग को साक्ष्य मिलता है, तो वो साक्ष्य हम लोग को यहीं से मिलता है, कलिंग राजा खारवेल का। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगले टॉपिक में हम लोग मौर्य वंश पढ़ेंगे, मौर्य वंश, फिर हम लोग गुप्त वंश पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके हम लोग आपका एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म कर लेंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।